बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सितंबर 2022 का अटेम्प्ट हम सॉल्व कर रहे हैं एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ सितंबर 2022 अटेम्प्ट। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे टैक्स ईयर 2023 के मुताबिक। और ये चूँकि सेल्स टैक्स का सवाल है तो हम जो लेटेस्ट सेल्स टैक्स का रेट है 18% वो हम यूज़ करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ आवर कैलकुलेशंस। सवाल को ज़रा पढ़कर देखते हैं कि व्हाट दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट। इट्स अबाउट जाहिद एंटरप्राइजेज़। और जाहिद एंटरप्राइजेज़ करते क्या हैं? दे आर एक्चुअली इन अ बिज़नेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स। इसकी जो इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है सवाल में वो फॉर द मंथ ऑफ जून 2022 का डाटा आपको दिया गया है। सो आपका जो टैक्स पीरियड है वो जून 2022 है। सवाल की जो रिक्वायरमेंट है अगर आप उसको देखें तो इट्स रिक्वायरमेंट इज़ ऑफ 19 मार्क्स। सो यू हैव मैक्सिमम 34 मिनट्स इन एग्ज़ाम सिचुएशन टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। और सवाल मांग क्या रहा है आपसे? दो चीज़ें। पहली चीज़ ये कि एक तो करेक्टेड कंप्यूटेशन आपको बतानी है, मतलब ये कि ऊपर एक गलत कुछ ऐसी कंप्यूटेशन दी गई है जिसमें हो सकता है कुछ गलती हो, और आपको करेक्टेड कंप्यूटेशन बनाना है। और वो करेक्टेड कंप्यूटेशन बताते साथ साथ आपको रीजंस भी बतानी है कि आप किस ट्रांजेक्शन के साथ क्या सलूक करें। सो हम अपनी एक बेसिक जो स्टार्ट है वो हम करते हैं। नाम लिख लेते हैं टैक्स पेयर का, और टैक्स पीरियड और सेल्स टैक्स कैलकुलेशन जैसे हमने बनानी है। वैल्यू सप्लाई को 18% से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स टैक्स बनेगा, और फर्दर टैक्स 3% से कैलकुलेट किया जाएगा अगर आपने सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है। सो वी विल स्टार्ट विद आवर आउटपुट टैक्स कैलकुलेशन। जो हमारी पहली कैलकुलेशन होगी दैट विल बी फॉर सेल्स, कि सेल्स पे कितना आउटपुट टैक्स बनता है जून 2022 में। सो यहाँ पे जो आउटपुट टैक्स का जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको थोड़ा सा देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है सेल्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, और जो वैल्यू इसकी बताई गई है वो 180 मिलियन है। लेकिन साथ में एक नोट वन भी दिया हुआ है, और नोट वन में लिखा हुआ ये है कि 50 मिलियन की गुड्स हैं जो आपने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में सप्लाई की हैं फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग। तो 180 मिलियन में से 50 मिलियन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को बेचा गया है। तो ये तुम्हें पता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन को जो आप सेल करेंगे टैक्सेबल सप्लाई होगी तो उसके ऊपर 18% सेल्स टैक्स चार्ज होगा। लेकिन जो 50 मिलियन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को बेचा गया उसको क्या करना है? सो उसके लिए आपने जो आपके सिलेबस में है फिफ्थ स्केड्यूल उसको रेफ़र करना है। फिफ्थ स्केड्यूल की जो आइटम्स आपके सिलेबस में है उसको एक दफ़ा देखेंगे आप। और जो रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट है उसमें मेंशन्ड है कि सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स एंड गुड्स फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। सो ये जो पॉइंट है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आप जो भी सामान सप्लाई करते हैं फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग, ये फिफ्थ स्केड्यूल में है। और फिफ्थ स्केड्यूल में जितने भी आइटम्स होते हैं ये लोकल सप्लाईज होती हैं, और इनके ऊपर सेल्स टैक्स का रेट 0% होता है। तो अब नतीजा ये निकला कि 150 मिलियन 180 मिलियन की जो सेल है उसमें से 50 मिलियन तो ज़ीरो रेटेड है। तो अब हमारी जो आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन हम बनाने लगेंगे उसमें हमें सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये तकसीम करना, मतलब इसको अलहदा करना पड़ेगा कि 180 तो नॉर्मल मेरी सप्लाई जो मैंने टैक्सेबल गुड सप्लाई की है, लेकिन मैं इसमें से ये 50 मिलियन निकाल दूंगा क्योंकि इसके ऊपर तो 0% सेल्स टैक्स है। तो बाकी जो बचेगा 50 मिलियन माइनस कर देने के बाद वो 130 मिलियन बचेगा, और उसके ऊपर हम 18% से सेल्स टैक्स का कैलकुलेशन बना देंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, यही आउटपुट टैक्स के टेबल में अगर आप देखें तो अगला इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है सेल्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन को जब भी हम सेल करते हैं तो उस पर एक फर्दर टैक्स चार्ज करते हैं 3% का, जिसके अगेंस्ट कोई इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होती। और नोट टू जो नीचे दिया गया है उसमें एक मज़ीद इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि ये एंड कंज्यूमर को 20% सेल है इसमें से। नाउ एंड कंज्यूमर को जब सेल करनी होती है तब भी क्या फ़र्दर टैक्स चार्ज करना होता है या नहीं करना होता? इस चीज़ का जवाब आपको मिलेगा अगेन एक एसआरओ है जो आपके सिलेबस में शामिल है। आपके जो आई कैप का जो स्टडी टेक्स्ट है उसमें वो बिल्कुल मेंशन है। दिस एसआरओ इज़ एट पेज नंबर 246 ऑफ योर स्टडी टेक्स्ट। और ये जुलाई 2013 का स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर है। सीरियल नंबर 5 पे अगर आप देखेंगे तो बताया हुआ सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर। और ऊपर अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि following list of persons to which this further tax 3% is not charged, levied or paid on taxable supplies।
यानी कि आपने 3% का फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करना अगर आप एंड कंज्यूमर को सेल करते हो। तो एंड कंज्यूमर जो है वो डेफिनेटली अनरजिस्टर्ड पर्सन ही होता है। तो अब इससे नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि आपकी टोटल अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल सवाल में बताई गई है, जो फिगर आपको दी गई है दैट इज़ 44 मिलियन। लेकिन इस 44 में से 20% जो है वो एंड कंज्यूमर को है। तो इसका मतलब ये है कि 44 मिलियन जो एंड कंज्यूमर को आप सेल कर रहे हो उसमें से 20% यानी 8.8 मिलियन आप निकाल दें, और जो बाकी बचेगा वो उसके ऊपर फर्दर टैक्स आप चार्ज करेंगे। तो जब मैं 44 मिलियन में से 8.8 मिलियन माइनस करता हूँ तो व्हाट आई गेट इज़ 35.2 मिलियन। और 35.2 मिलियन जो है इसके ऊपर फर्दर टैक्स 3% से चार्ज होगा। और जो एंड कंज्यूमर को सेल हम कर रहे हैं 8.8 मिलियन की, उसके ऊपर कोई फर्दर टैक्स हम चार्ज नहीं करेंगे, बस सिंपल 18% का जो सेल्स टैक्स है वही चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, जो अगर आप सवाल इसी तरह आउटपुट टैक्स के जो इन्फॉर्मेशन है इसमें अगर आप जाकर देखें तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अबाउट अ क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट जिसकी के तारीख है 15 जून, और आपने एक कस्टमर को इशू किया फॉर टैक्सेबल सप्लाई अगेंस्ट इनवॉइस जो कि 1 दिसंबर को इनवॉइस इशू हुई। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ नोट 3 में कुछ और बात लिखी है। नोट 3 हम पढ़ते हैं, लेकिन पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि ये क्रेडिट नोट से क्या मुराद यहाँ पे। ना यहाँ पे ज़रा नोट करें कि क्रेडिट नोट इशू हुआ है कस्टमर को, ठीक है। तो अगर क्रेडिट नोट इशू हुआ है कस्टमर को तो इसका मतलब एक, देयर आर टू पार्टीज, वन इज़ द बायर एंड द अदर इज़ सेलर, ठीक है। नाउ बायर और सेलर, अगर कस्ट इनमें से कस्टमर कौन होगा? डेफिनेटली जो बायर है, दिस इज़ द कस्टमर। सो जो हमारा टैक्स पेयर है ZE, वो इस वक्त इस पोजीशन पे है। तो जब ये सेल करेगा अपने कस्टमर को, जाहिर सी बात है सेल्स इनकम है, और रिसीवेबल यानी कि डेटर्स को डेबिट करेगा। और डेटर्स के अकाउंट को, डेटर्स को अगर ये क्रेडिट नोट इशू कर रहा है तो इसका मतलब डेटर्स के अकाउंट को क्या किया गया है? क्रेडिट किया गया है। सो डेबिट क्रेडिट नोट का असूल यही है कि आप थर्ड पार्टी जो कि यहाँ पे बायर है उसके अकाउंट के साथ जो भी सलूक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं वही नोट इशू होता है। यानी मैंने अगर ये ZE ने, जाहिद एंटरप्राइजेज ने अपने कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट किया है तभी क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो अगर कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई रिटर्न्स की बात हो रही है, और इसकी वजह से आपका जो आउटपुट टैक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि क्रेडिट नोट की वजह से आपका आउटपुट टैक्स रिड्यूस होगा। नाउ अब ये जो आपने कुछ से कोई आपकी सेल्स है ZD की, कुछ सेल्स हैं जो कि क्रेडिट नोट इशू हुआ है तो रिटर्न्स हुई हैं। तो जो रिटर्न्स हैं उसके केस में एक कानून है, आपको डेज़ की काउंटिंग करनी होती है। अगर ये आउटपुट टैक्स को रिड्यूस करते हैं, रिटर्न्स की वजह से आउटपुट टैक्स रिड्यूस होगा क्योंकि पहले आपने जाहिर सी बात है आउटपुट टैक्स पे किया है FBR को सेल्स रिकॉर्ड करते वक्त। अब अगर क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं तो अब आप इस मंथ की यानी जून 2022 की जो कैलकुलेशन बना रहे हैं इसमें आप आउटपुट टैक्स को रिड्यूस करेंगे इस क्रेडिट नोट को इनकॉर्पोरेट करके। तो उसके लिए टैक्स लॉ में एक असूल ये है कि आप डेज़ की काउंटिंग ज़रा देख लें। तो हम वो ज़रा डेज़ की काउंटिंग बना लेते हैं कि अगर दिसंबर 2021 में ये आपने सेल की थी तो दिसंबर के हमारे पास 31 डेज़ हो गए। इसके बाद आएगा जनवरी 2022, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून की हम कैलकुलेशन बना रहे हैं। तो अभी हम ज़रा नंबर ऑफ़ डेज़ अगर लिख लें, जनवरी के 31 बनते हैं, 28 दिन फरवरी के हैं, मार्च के 31, अप्रैल के 30 और मई के 31। अगर मैं ये दिन काउंट कर लूँ कि कितने दिन बाद, अब मैं इशू तो जून में कर रहा हूँ, तो जून शुरू होने से पहले कितने दिन गुजर चुके हैं, अगर मैं इन डेज़ को ऐड कर लूँ तो ये 182 डेज़ बनते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर मेरा आउटपुट टैक्स रिड्यूस हो रहा है या मेरा इनपुट टैक्स बढ़ रहा है तो ये मैं एक FBR को जो ऑलरेडी पेड अमाउंट्स हैं उसमें कुछ कमी करने लगा हूँ। तो वो जो कमी मैं करने लगा हूँ उसके लिए डेज़ की कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हमने काउंट किया तो पता चला कि अभी जून का मंथ जिसकी हम कैलकुलेशन बना रहे हैं वो शुरू होने से पहले ही 182 दिन गुजर चुके हैं। ना अगर गुजर चुके हैं 182 दिन तो फिर
हम ज़रा पहले इसके लिए लॉ की जो प्रोविजन अवेलेबल है उसको एक दफ़ा एड्रेस कर लेते हैं कि वो प्रोविजन क्या अवेलेबल है। सो टैक्स लॉ ये कहता है, इसमें जो अवेलेबल प्रोविजन है वो क्या है, आप ये जो हाईलाइटेड ब्लू पैराग्राफ से इनको पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसका जो मरकज़ी ख्याल है वो ये है कि अगर आपका आउटपुट टैक्स रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट नोट 180 दिन में इशू होगा, और अगर उसके बाद इशू करना है तो आपको जो कलेक्टर ऑफ सेल्स टैक्स है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बगैर आप कलेक्टर की परमिशन के बगैर वो फिर आप क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ही क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो नोट 3 लिखा हुआ है उसमें बताया हुआ है कि अज्यूम दैट कलेक्टर हैज़ नॉट एक्सटेंडेड द टाइम पीरियड फॉर इशुएंस ऑफ डेबिट और क्रेडिट नोट्स। ठीक है, सो दिस इज़ नोट 3 और नोट 3 को यहाँ रेफ़र किया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो 7 मिलियन हम माइनस कर रहे थे यहाँ पे, ये हमारी सेल्स टैक्स कैलकुलेशन में माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि कलेक्टर अगर एक्सटेंड करेगा तो तभी माइनस होगा, और वो कलेक्टर ने परमिशन नहीं दी है सवाल के डाटे के मुताबिक। तो इसलिए क्रेडिट नोट की कोई एडजस्टमेंट हम नहीं बना सकते अपनी जो सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन बना रहे हैं उसमें। सो देयर विल बी नो एडजस्टमेंट फॉर क्रेडिट नोट। नेक्स्ट आइटम इज गारमेंट्स विड्रॉन बाय ऑनर ड्यूरिंग जून 2022। नाउ ऑनर जब कोई चीज़ ले जाता है बिजनेस से तो फ़ौरन देखेंगे कि क्या आप इसी काम की मैन्युफैक्चरिंग में हैं। येस, वी आर इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स। ये सवाल के शुरू में ही आपको बताया हुआ है कि आपका बिजनेस क्या है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स आपका मैन्युफैक्चर्ड आइटम है। अगर आपका मैन्युफैक्चर्ड आइटम है तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपको एक दफ़ा नोट्स को रेफ़र करना है, और इसमें आपने सप्लाई का जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था उसको देखना है। सो सप्लाई की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि अगर पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस नॉन बिजनेस यूज़, अगर आप अपनी किसी भी चीज़ को इस इस्तेमाल में ले आए ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, आपकी अपनी प्रोड्यूस की हुई गुड्स को, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में आता है। तो इससे नतीजा ये निकला कि ये जो ऑनर सामान ले गया, जो कि हमारे केस में सामान था गारमेंट्स, और हम गारमेंट्स के मैन्युफैक्चरर हैं, और अगर वो ले गया है तो बिल्कुल उसके ऊपर वो सप्लाई की डेफिनेशन में आता है, उसके ऊपर आउटपुट टैक्स चार्ज किया जाएगा। सो 4 मिलियन के ऊपर आउटपुट टैक्स 18% से चार्ज किया जाएगा और हमारी आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट कि हम इसको टोटल कर लेते हैं ताकि आउटपुट टैक्स पता चल जाए कितना है और फर्दर टैक्स कितना है जो हमने पे करना है। अब जो हमारा आउटपुट टैक्स है जो कि बना 32,040,000, इसमें इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट होनी है। ये जो इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट है इसको हम दो कैटेगरीज में रखते हैं हमेशा। जो हमारा इनपुट टैक्स होता है वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए हम अलहदा कैलकुलेट करते हैं, और अदर देन फिक्स्ड एसेट्स के लिए हम अलहदा रखते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो अदर देन फिक्स्ड एसेट्स का इनपुट टैक्स होता है उस पर एक रिस्ट्रिक्शन होती है 90% ऑफ आउटपुट टैक्स की, जो कि फिक्स्ड एसेट पे वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। तो इसलिए हम अदर देन फिक्स्ड एसेट्स का कैलकुलेशन हमेशा अलहदा ही रखते हैं। ओके जी, सो अब हम इनपुट का इन्फॉर्मेशन देखते हैं सवाल में क्या है। सबसे पहली चीज़ जो बताई गई है इस क्वेश्चन में, दैट इज़ के परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन से आपने 140 मिलियन की ख़रीदारी कर ली। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन से ख़रीदारी की है तो ज़ाहिर है इसके ऊपर आपने सेल्स टैक्स अदा किया होगा। तो 140 मिलियन का बिल्कुल आपको 18% से सेल्स टैक्स कैलकुलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि फर्दर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं कि आपने कोई वैल्यूएशन की हो। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट परचेजेस जो कि 21 दिसंबर को की गई और आप उसको क्लेम नहीं कर सके दिसंबर 2021 की रिटर्न में। अब यहाँ याद रखें कि आप जून 2022 का कैलकुलेशन बना रहे हैं, और इस अगर दिसंबर 2021 की कोई परचेज़ दिसंबर में क्लेम नहीं हुई और आज तक नहीं हुई, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि क्या मैं आपके क्लेम कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं फ़ौरन से रेफ़र करूँगा अपने नोट्स को, और नोट्स में हमने पढ़ा था विच इनपुट टैक्स इज एडजस्टेबल, और डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी में हमने पढ़ा था कि हमारा जो इनपुट टैक्स होता है, इफ़ नॉट claimed in relevant tax period then can be claimed in 6 subsequent tax periods। तो अब हमारे इनपुट टैक्स हैं एक्चुअली, ये रिलेट किस टैक्स पीरियड से करता है, रिलेट करता है दिसंबर 2021 से। ठीक है, और मैंने दिसंबर 2021 में क्लेम नहीं किया इनपुट टैक्स। तो 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड्स कौन कौन से बनेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून।
तो ये सिक्स्थ सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड बनता है जिसकी मैं कैलकुलेशन बना रहा हूँ। तो बिल्कुल मैं इसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता हूँ सिक्स सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में। तो ये जो 10 मिलियन का फिगर यहाँ मेंशन्ड है, ये हम इस मंथ में क्लेम कर सकते हैं। इससे आगे क्लेम नहीं हो सकेगा क्योंकि 6 मंथ्स तक ही इजाज़त होती है क्लेम करने की। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो गैस बिल से मुतल्लिक है, जो आपने कैश में पे कर दिया है, 2 मिलियन की अमाउंट है। नाउ कैश पेमेंट्स क्या सेल्स टैक्स लॉ में अलाउड हैं या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा, हमें नोट्स को रेफ़र करना पड़ेगा, और नोट्स को रेफ़र करें तो सर्टेन ट्रांजैक्शंस नॉट एडमिसिबल, इसमें हमने पढ़ा था कि इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन सेक्शन 73 की ये प्रोविजन है, किन ट्रांजैक्शंस का इनपुट टैक्स आपको अलाउड नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने 50,000 से ज़्यादा की पेमेंट है और बैंकिंग चैनल से नहीं की तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है यूटिलिटी बिल्स की। तो यूटिलिटी बिल्स इज़ एन एक्सेप्शन, आप यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं कैश में। यहाँ से ये क्लैरिफाई हो गया जी, और अगर क्लैरिफाई हो गया तो इसका मतलब गैस बिल अगर आपने कैश में पे किया है तो टैक्स लॉ आपको इजाज़त देता है कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसलिए मुझे इसका इनपुट टैक्स क्लेम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मिलियन का जो मेरा बिल है उसके ऊपर 18% से सेल्स टैक्स बना दें। नेक्स्ट आइटम इज़ अबाउट इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर रेंटेड प्रेमिसेस। तो आपकी जो रिहाइश है वो रेंटेड प्रेमिसेस है, इस वजह से पर्टिकुलर्स जो हैं जो बिल के ऊपर आ रहे हैं वो लैंडलॉर्ड के नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो मालिक है उसके नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए सेल्स टैक्स लॉ क्या कहता है? हम नोट्स को एक दफ़ा रेफ़र कर लेते हैं। सेल्स टैक्स लॉ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी में हमने पढ़ा है कि कुछ कंडीशंस हैं इनपुट टैक्स क्लेम करने की। उन कंडीशंस में एक क्या है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गैस अ बिल बेरिंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर बिल पे होना चाहिए भाई, तो फिर ही आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सवाल में क्या प्रॉब्लम है? सवाल में प्रॉब्लम ये है कि जो पर्टिकुलर्स हैं वो लैंडलॉर्ड के हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है उस पर। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है 3 मिलियन का, इसका इनपुट टैक्स हम क्लेम नहीं कर सकेंगे क्योंकि पर्टिकुलर्स लैंडलॉर्ड के मेंशन है। इसका कोई इनपुट टैक्स नहीं आप क्लेम करोगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज अबाउट अ डेबिट नोट इशूड टू अ सप्लायर फॉर टैक्सेबल सप्लाई अगेंस्ट इनवॉइस डेटेड 31 मार्च 2022। ना जब आप सप्लायर को इशू करते हैं डेबिट नोट, तो ज़रा देखें सिचुएशन क्या बन रही है कि आपका जो सप्लायर है, यानी इस केस में अब आप क्या हो, आप बायर हो, जेड ई इज़ अ बायर एंड सप्लायर इज़ द सेलर, ठीक है। और जेड ई अगर बायर है और इसने जब परचेज़ किया होगा तो क्या किया होगा, परचेज डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट। और अब अगर ये डेबिट नोट इशू करेगा, अगर ये डेबिट नोट इशू करेगा तो इसका मतलब ये अपने कोई रिटर्न्स की बात कर रहा है, जिसकी वजह से इनपुट टैक्स इस मंथ का रिड्यूस होगा। और अगर इसने क्रेडिट नोट इशू किया है तो इसका मतलब ये अपने इस अकाउंट को मज़ीद क्रेडिट कर रहा है, तो इसका मतलब इस मंथ का जो इनपुट टैक्स है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, यहाँ पे एतराज़, वो जो 180 डेज़ की रिस्ट्रिक्शन अभी हमने डिस्कस की थी वो कहाँ पे की, वो किस केस में थी कि अगर इनपुट टैक्स बढ़ रहा हो। इनपुट टैक्स बढ़ने से क्या होता है कि जो आपने गवर्नमेंट को पेमेंट करनी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, इनपुट टैक्स बढ़ जाता है। तो अगर ये बढ़ रहा हो तो फिर रिस्ट्रिक्शन है 180 डेज़ की। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा नोट बेसिकली इशू है। तो यहाँ पे तो इशू हुआ है डेबिट नोट, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 20 जून को आपने इशू किया है, 31 मार्च की ये इनवॉइस थी जिसके अगेंस्ट डेबिट नोट इशू हो रहा है। तो वैसे भी ये 180 डेज़ की रेंज में भी आता है, ऑल दो वो रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है। 6 मिलियन को हम बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेबिट नोट 20 जून को इशू किया टू द सप्लायर, मतलब ये कि कोई परचेज रिटर्न्स हैं, परचेज रिटर्न्स की वजह से आपका जो इनपुट टैक्स है उसमें रिडक्शन आना चाहिए। इट विल बी रिड्यूस्ड, नेगेटिव से आप इसको लिखेंगे। अगर आप सवाल में देखें तो इन्होंने ये एक पॉजिटिव से लिखा हुआ है, लेकिन डेबिट नोट है इसलिए इसको नेगेटिव शो करना है आपने।
अच्छा जी, नेक्स्ट इज पेमेंट ऑन जून 3 जून 2022 अगेंस्ट सेल्स टैक्स इनवॉइस डेटेड 5 अप्रैल 2022। अब पेमेंट की बेस पे कभी भी आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होती। आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स की कैलकुलेशन हमेशा होती है टाइम ऑफ सप्लाई पे। तो टाइम ऑफ सप्लाई का ज़रा हम डेफिनेशन देख लेते हैं नोट्स में जो लिखा हुआ है। नोट्स में टाइम ऑफ सप्लाई का डेफिनेशन ये लिखा हुआ है सेल्स टैक्स लॉ में कि गुड्स के केस में अदर देन हायर परचेज ये किस वक्त सप्लाई ट्रीट होता है व्हेन दे आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल। तो पेमेंट से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब गुड्स अवेलेबल की जाएंगी तभी टाइम ऑफ सप्लाई है। तो इससे नतीजा ये निकला कि ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं ये कोई सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई बनता ही नहीं। ये तो टाइम ऑफ सप्लाई उस वक्त होगा जब सामान सप्लाई किया जाएगा। तो 70 मिलियन इज़ नॉट एक्चुअली अ सेल, इट इज़ जस्ट अ पेमेंट। सो इसका कोई इम्पैक्ट फ़िलहाल तो हमारी कैलकुलेशन पे नहीं है, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ पेमेंट की बात कर रहे हैं हमारे इस रेलिवेंट टैक्स पीरियड में। पेमेंट ऑफ प्रोविंशियल सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 13%। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये रेट आपको एग्जाम में हमेशा गिवन होगा, क्योंकि प्रोविंशियल सेल्स टैक्स के एक्ट और ऑर्डिनेंस आपके सिलेबस में तो नहीं है। लेकिन आपके सिलेबस में ये ज़रूर है कि अगर आपने प्रोविंशियल सेल्स टैक्स कोई पे किया है सर्विसेज के ऊपर, ना यहाँ पे ख़ास तौर पे देखें कि ये किस किस लिए है। ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो गुड्स सप्लाई की थी ये उसके लिए है। तो इसका मतलब इस इनपुट का ताल्लुक स्पेसिफिकली जीरो रेटेड सप्लाईज के साथ है। और वैल्यू ऑफ सर्विसेज जो है वो 8 मिलियन बताई गई है ना। हम जल्दी से रेफ़र कर लेते हैं कि इसका करना क्या है। क्या मैं प्रोविंशियल सेल्स टैक्स का इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो इनपुट टैक्स की जो डेफिनेशन है सेल्स टैक्स लॉ ने जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में बताई है, उसके मुताबिक जो इनपुट टैक्स है उसकी डेफिनेशन में प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लेविड ऑन सर्विसेज रेंडर्ड और प्रोवाइडेड टू द पर्सन। अगर किसी बंदे को कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई और उन सर्विस के ऊपर कोई सेल्स टैक्स चार्ज किया गया, तो जिस बंदे ने वो सर्विसेज ली हैं वो बिल्कुल इसको इनपुट टैक्स के तौर पे क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे वो सर्विसेज किसने ली हैं, ज़ाहिर रेडी ने वो सर्विसेज ली हैं फॉर सप्लाइंग द गुड्स टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। सो इसका इनपुट टैक्स तो हम बिल्कुल ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अलहदा ही रखते हैं। 13% से ही बनाएंगे इसकी कैलकुलेशन जो गिवन होगी रेट उसी से सवाल में जो दिया गया होगा उसी से हम कैलकुलेशन बनाएंगे। उसको थोड़ा सा अलहदा ही रखेंगे, क्योंकि अभी हमने जो ज़ीरो रेटेड सेल्स हैं, यानी जो ज़ीरो रेटेड सेल्स हैं उसका जितना भी इनपुट टैक्स बनता है वो तो सारे का सारा हमने रिफंड लेना होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आइटम इज़ about advance paid to supplier at the time of placing an order for customized goods. The goods will be delivered in October 2022। तो ठीक है, जब गुड्स डिलीवर होंगी तभी टाइम ऑफ सप्लाई होगा। हमने अभी ये पढ़ा भी है नोट्स के अंदर कि टाइम ऑफ सप्लाई कब होता है। टाइम ऑफ सप्लाई उस वक्त होता है जब गुड्स डिलीवर हो जाए या मेड अवेलेबल हो जाए। तो जब टाइम ऑफ सप्लाई होगा उसी वक्त सेल्स टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। सो अभी तो ना तो ये सेल है, सेल्स टैक्स लॉ की नज़र में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हुआ, तो 12 मिलियन का तो कुछ भी इम्पैक्ट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। लास्ट आइटम जो मेंशन है दैट इज़ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो कि 20 मिलियन की वैल्यू है। तो प्लांट एंड मशीनरी एक फिक्स्ड एसेट है आपका, तो इसलिए इसका 20 मिलियन का आप 18% से सेल्स टैक्स बनाएं और ये कैलकुलेशन इस तरह से रख लें। अब हमारा सारा डाटा फीड इन हो चुका है हमारी वर्किंग में। तो अब हम ज़रा वर्किंग पे फोकस करते हैं कि हमने आगे क्या करना है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो इनपुट टैक्स आपने वर्कआउट किया 26,280,000 और फिक्स्ड एसेट्स, ये इनपुट टैक्स है आपकी सेल्स, जितनी भी सेल्स है उसका। लेकिन ये जो इनपुट टैक्स है ये सिर्फ और सिर्फ है ज़ीरो रेटेड का। अब ये जो बाकी के जो दो ब्लू में अभी हाईलाइट हुए हुए हैं इनको अपॉर्शनमेंट करनी पड़ेगी कि इन इन में से ज़ीरो रेटेड के लिए कितना इनपुट टैक्स इस्तेमाल हुआ है। तो उसके लिए आपको एक अपॉर्शनमेंट की वर्किंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो 26,280,000 और 3.6 मिलियन के लिए अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स आपको करना पड़ेगी। और ये जो अपॉर्चमेंट ऑफ इनपुट टैक्स आप करेंगे दिस विल बी डेफिनेटली फॉर फिक्स्ड एसेट्स और रेजिडुअल दोनों के लिए। फिक्स्ड एसेट और रेजिडुअल की जो वैल्यू है वो अभी जो मैंने आपको बताई थी ऊपर कि फिक्स्ड एसेट्स के केस में इट इज़ 3.6 मिलियन और रेजिडुअल के केस में इट इज़ 26,280।
ना इसको हमने अपॉर्शन करना है बिटवीन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की जो ज़ीरो रेटेड है, यानी ये जो आपने दोनों के दोनों इनपुट टैक्सेस लिख लिए, इनका ताल्लुक इन सप्लाईज़ के साथ है, तो इनके दरमियान इनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ना इन सप्लाईज़ के साथ इसका ताल्लुक है, इनके दरमियान इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मालूम होना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऊपर से देख लेते हैं कि कितनी है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर आप जो ज़ीरो रेटेड आइटम्स हैं उसकी देखें तो वो 50 मिलियन है, ठीक है। और जो टोटल इस 50 मिलियन को निकाल के बाकी की जो सेल्स बनती हैं, उनका अगर आप वैल्यू ऑफ सप्लाई के कॉलम का टोटल कर लें तो उससे आपको पता चल जाएगा 178 मिलियन। तो 178 और 50 के दरमियान, एक 178 मिलियन और 50 मिलियन के दरमियान इस इनपुट टैक्स को एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है जी। सो ये काम अब हम कर लेते हैं। वो हम कैसे करेंगे कि 50 और 178 के दरमियान हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो हमारे पास इनपुट टैक्स है वो 3.6 और 26.28 है। तो सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हमने सारी कैलकुलेशन बनानी है। आपको सिंपली करना ये है कि लेट्स से ये कैलकुलेशन कैसे बनी, ये वाली इस कैलकुलेशन को ऐसे बनाना है आपने कि आप लेट्स अज्यूम कि दिस इज़ फिगर नंबर 1, दिस इज़ फिगर नंबर 2, दिस इज़ फिगर नंबर 3, दिस इज़ फिगर नंबर 4। तो ये जो आपने कैलकुलेट किया, ये कैसे करेंगे आप फिगर नंबर 1 को डिवाइड कर दो फिगर नंबर 2 से, ठीक है जी? और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो फिगर नंबर 4 से, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये वाला जो फिगर है ये आप कैसे वर्कआउट करेंगे, अगेन फिगर नंबर 1 को डिवाइड कर दो फिगर नंबर 2 से और मल्टीप्लाई कर दो फिगर नंबर 3 से, तो ये आपके पास जो फिक्स एसेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 3.6 मिलियन आपने अलग-अलग कर दिया। इसी तरह जो रेजिडुअल है 26.28 मिलियन का जो इनपुट टैक्स है आपका, उसको भी इसी तरीके पे आपने करना है कि लेट्स से दिस इज़ फिगर नंबर 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। तो अब आप सिंपली करेंगे कि ये वाला कैलकुलेशन कैसे बनेगा, फिगर नंबर 1 को डिवाइड कर देंगे आप फिगर नंबर 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे फिगर नंबर 4 से, सो यू विल गेट टू दिस फिगर। और इसी तरह ये वाला फिगर बनाने के लिए आप फिगर नंबर 1 को डिवाइड करेंगे फिगर नंबर 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यू विल गेट टू दिस 20.516842। नाउ ये बेसिकली इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए ज़ीरो रेटेड में और अदर्स में। जो ज़ीरो रेटेड वाला है वो अब हमारे पास, ये तो स्पेसिफिकली ऊपर था ट्रांसपोर्ट वाला, ये तो स्पेसिफिकली ज़ीरो रेटेड के लिए था, और अब ये बाकी इनपुट टैक्स में से हमने अलहदा कर लिया कि ये ज़ीरो रेटेड के लिए है। तो ये तो सिंपली रिफ़ंड हम क्लेम करेंगे, लेकिन बाकी जग का जो हमारा इनपुट टैक्स बनता है रेजिडुअल और फिक्स्ड एसेट्स, वो हमने आउटपुट टैक्स में से माइनस करना है। तो पहले हम रेजिडुअल को देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर 90% ऑफ आउटपुट टैक्स की एक लिमिट अप्लाई करनी होती है आपको। तो इसलिए हम 20, 516, 842 इसको माइनस करेंगे अपने आउटपुट टैक्स में से। सो आउटपुट टैक्स है हमारे पास 32,040,000। इसमें से हम अपना इनपुट टैक्स जो भी हमने फिगर फाइनल की थी 20, 516, 842, इसको माइनस करेंगे। लेकिन अभी मैं एक दफ़ा अगर आपको नोट्स पर ले जाऊं, तो नोट्स में हमने एक चीज़ डिस्कस की हुई है, और वो क्या है, वो ये है सेक्शन 8 बी की प्रोविजन। सेक्शन 8 बी ये कहता है कि एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स जो है वो लिमिटेड है टू 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। 90% ऑफ आउटपुट टैक्स से ज़्यादा आप नहीं क्लेम कर सकते। और यही जो रिस्ट्रिक्शन है, इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में टैक्स लॉ ने ये बताया हुआ है कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, लिमिट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड कैपिटल गुड्स। फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल गुड्स पे ये अप्लाई नहीं होती है लिमिट, ठीक है। तो अब हम ये 90% की लिमिट इस पे लगाते हैं, क्योंकि ये अदर देन फिक्स्ड एसेट्स वाला इनपुट टैक्स है। तो जो आउटपुट टैक्स है आपके पास 32.040, इसका 90% बना लें, और डेफिनेटली लिमिट के अंदर अंदर ही है आपका एडमिसिबल इनपुट टैक्स जो कि 20 मिलियन समथिंग बनता है। तो हम इसको माइनस कर लेते हैं अपने आउटपुट टैक्स में से। ये माइनस करने के बाद जो जवाब बचेगा वो उसमें से फिर हम जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स का इनपुट टैक्स बनता है जो कि 2810,526 था नीचे वर्किंग में, वो हम माइनस करेंगे, और बाकी जो है वो सेल्स टैक्स आपने
अदा करना होगा, आपके ज़िम्मे होगा, ये आपने सेल्स टैक्स पे करना है ना। ये जो आपने सेल्स टैक्स पे करना है, साथ में आपने फर्दर टैक्स भी अदा करना है, जो कि एज इट इज़ आपने पे करना होता है। और आप की जो रिफ़ंड है ज़ीरो रेटेड का, वो 7592632 बनता है। ये जो रिफ़ंड है, ये हमने कैसे वर्कआउट किया है, ये अगेन हमारे पास ये वाला फिगर प्लस जो ये दो फिगर्स हैं, इसको अगर आप इन तीन फिगर्स को जमा कर लें तो हमारे पास वो रिफ़ंड का फिगर आ जाता है। ओके जी, सो दिस वाज प्रीटी मच ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो ये हमने रिफ़ंड का फिगर उन तीन फिगर्स को ऐड करके रिफ़ंड का फिगर बना लिया। सो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ तक आपका कोई सवाल होगा तो फिर हम कमेंट्स में आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।